हेलो बेटा, आपके फिजिक्स प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। और हम एनसीईआरटी का कम्प्लीटली सिलेबस करेंगे फिजिक्स का 12वीं का, और आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करके काफ़ी हाई लेवल तक ले जाऊंगा मैं आपको। फिजिक्स से बिल्कुल भी डरना नहीं है, मेरे साथ बने रहें। फिजिक्स आपको समझ में भी आएगा और फिजिक्स आप करेंगे भी कन्फर्म। देन वी स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर फर्स्ट। और फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो हैं फिजिक्स के, वो बेटा दोनों के दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं। और फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन का। इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन का जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज डिस्क्राइब बाय थैलस। थैलस नाम का एक फिजिशियन था जो फिलोसफर भी था। उन्होंने इस फिनोमिना के बारे में बताया और उन्होंने ये समझाया कि इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज रब्ड विद द अनदर ऑब्जेक्ट्स, जैसे ए रब विद बी। थैलस ने किसको किससे रब किया था? तो थैलस ने एक लिया एम्बर। एम्बर इज ए रेजिन और इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। एक सब्सटेंस है ये। एम्बर को वुलन क्लॉथ से रगड़ा उन्होंने, वुलन क्लॉथ। इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन में क्या होता है अकॉर्डिंग टू थैलस? व्हेन एम्बर रब विद द वुलन क्लॉथ, देन देयर बिहेवियर इज चेंज, दे डेवलप ए करेक्टरिस्टिक्स। उनका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है, उनमें एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। दे अट्रैक्ट टू द लाइट पार्टिकल्स। वो जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपके डस्ट पार्टिकल हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए या पेपर बाइट्स हो गए, ये इनको अट्रैक्ट करने लगते हैं। बिफोर रबिंग दे नॉट अट्रैक्ट टू द एनी लाइट पार्टिकल्स, आफ्टर रबिंग दे अट्रैक्ट टू द लाइट पार्टिकल्स। तो थैलस ने इसको एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हो गया। भी एम्बर मान लो या वुलन क्लॉथ मान लो, उनको जब आपस में रब किया गया तो उनके साथ ऐसी कौन सी चीज़ या कौन सी चीज़ उन्होंने एक्वायर कर ली जिससे उनके बिहेव में चेंज आ गया, कि उनमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। वैन वन ऑब्जेक्ट इज रब्ड विद अनदर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ए को बी से रब करें, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, अदरवाइज बी टू ए। एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे। सर ये कौन से कौन से पर जाएंगे? ए से बी पे जाएंगे या बी से ए पे जाएंगे? इट इज डिपेंड ऑन द वर्क फंक्शन। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वर्क फंक्शन किसका लो है। अगर वर्क फंक्शन हम सेकंड फिजिक्स के अंदर ज़्यादा बेटर पढ़ पाएंगे, तो वर्क फंक्शन का मतलब है कि लूजली किस में बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन। इसमें न्यूक्लियस के द्वारा यदि लूजली बाउंडेड है ए में, तो ए इलेक्ट्रॉन को पहले छोड़ देगा कंपेयर टू द बी, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। अदरवाइज अगर इसका वर्क फंक्शन कम है तो इसमें न्यूक्लियस के द्वारा इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर लूजली बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ बी, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम बी टू ए। ए से बी पे जाएंगे या बी से ए पे आएंगे, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसका वर्क फंक्शन लो है। जिसका वर्क फंक्शन लो है उसके इलेक्ट्रॉन पहले शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर केस में मैं ये मान रहा हूँ कि ए से इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए? बी पे। अगर इससे दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो आप जानते हैं कि जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पे दो इलेक्ट्रॉन गए तो इस पे चार्ज आ गया +2e। इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल्स है, तो इस पे -e एंड -e, इसका मतलब इस पे चार्ज आ जाएगा -2e।
इस पे भी चार्ज आ गया, ड्यू टू फ्रिक्शन इस पे भी चार्ज आ गया और इस पे भी चार्ज आ गया, तो हम कह देंगे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड हो गए, इलेक्ट्रीफाइड। ड्यू टू रबिंग bodies are electrified, this phenomena is known as electric friction। इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन का आपको डेफिनेशन देना हो तो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन इज डिस्क्राइब बाय थैलस एंड ड्यू टू रबिंग objects are electrified, objects are electrified। This process या this phenomena is known as इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन। इसे हम इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन। आपके इसके दो पेयर लगते हैं सिलेबस में। आपके सिलेबस में देखो दो रोड हैं, वो रोड किस किस की हैं। एक तो आपका रोड है एबोनाइट का। व्हाट यू मीन सर बाय द एबोनाइट? एबोनाइट क्या होता है बेटा? ब्लैक प्लास्टिक होता है, उसको एबोनाइट बोलते हैं। जैसे मैंने ये स्टाइलर ले रखा है, ये ब्लैक प्लास्टिक है, ये एबोनाइट है। आपका जो भी बोर्ड है इसका ये जो प्लास्टिक है वो भी एबोनाइट है। एबोनाइट एक इंसुलेटर है, जो एक ब्लैक प्लास्टिक होता है वो एक एबोनाइट होता है। एक तो आपका रोड एबोनाइट का रोड है और दूसरा आपके सिलेबस में ग्लास का रोड है 12th लेवल के ऊपर। दूसरा रोड किसका है सर? ग्लास का। ओके, एबोनाइट को हम कैट स्किन के साथ, स्किन ऑफ कैट, इसके साथ रब करते हैं। या मैं लिख सकता हूं कि ऊपर जो उसके मुलायम सॉफ्ट जो हेयर्स होते हैं, दे आर नोन एज फर, फर ऑफ स्किन कैट। हम एबोनाइट की रोड को रब करते हैं कैट की स्किन के साथ, या फिर उसके जो फर होते हैं उनसे रब करते हैं। और ग्लास की जो रोड होती है उनको हम रब करते हैं विद सिल्क, सिल्क क्लॉथ। एबोनाइट रोड और दूसरा ग्लास का रोड। एबोनाइट की रोड को रब करते हैं कैट की स्किन से या उसके जो फर होते हैं उनके साथ रबिंग करते हैं इनकी, या ग्लास की रोड होती है उसको सिल्क के साथ करते हैं। ये दो पेयर आपके सिलेबस में लगते हैं। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना होगा कि किस पे नेगेटिव आएगा और किस पे पॉजिटिव आएगा। तो इसका एक छोटा सा आप लॉजिक सीख लें कि अगर एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का नंबर है, +2 है और एक -2 है, यदि उन दोनों का हम क्रॉस कराएं यानी उनका मल्टीपल करें तो 2 × 2 4 हो गया। और प्लस और माइनस में से जीतेगा कौन? तो आप कहोगे सर फाइनल आंसर हमारा माइनस आएगा। इट मीन्स हम मान के चलेंगे कि नेगेटिव इज लॉजिकली पावरफुल कंपेयर टू द पॉजिटिव। नेगेटिव जो पावरफुल होता है लॉजिकली किसकी कंपेयर में? पॉजिटिव की कंपेयर में। तो यहाँ हमें ये देखना है कि हम इन दोनों में पावरफुल कौन है। ऐसे हमने लॉजिक बनाया तो इसमें पावरफुल 1 2 3 4 5 6 7 आए इसकी स्पेलिंग में, जबकि इसमें लेटर आए 1 2 3 4 5। तो बड़ा नाम एबोनाइट है और छोटा नाम ग्लास है। तो पावरफुल एबोनाइट हुआ और ग्लास कम पावरफुल हुआ। तो हम कहेंगे जो पावरफुल होगा वो नेगेटिव आएगा। तो एबोनाइट की रोड नेगेटिव हो जाएगी और ग्लास की रोड है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमने इस छोटे से लॉजिक को बना करके ये सीखा कि हमारे पास दो रोड हैं। एक आपका एबोनाइट रोड है जिसका पेयर किसके साथ बनाया गया? फर के साथ बोल दो, या जो कैट की स्किन है, स्किन ऑफ कैट, इसके साथ। और दूसरा ये आपका है रोड ऑफ एबोनाइट या प्लास्टिक। दूसरा बेटा रोड है आपका ग्लास का, रोड ऑफ ग्लास। ग्लास रोड का किसके साथ पेयर है? तो आप कहोगे सर सिल्क क्लॉथ के साथ, सिल्क के साथ है। अभी मैंने आपको बताया कि बड़ा नाम आप याद रख लें नेगेटिव का और छोटा नाम याद रख लें आप पॉजिटिव का। जब हम ऑप्टिक्स में जाएंगे
तब भी इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। हमारे पास एक कॉन्वेक्स होगा और एक कॉनकेव होगा, लेंस के केस में भी होगा और मिरर के केस में भी होगा। तो इनमें भी हम देखेंगे छोटा नाम, इसमें लेटर आ रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स, और इसमें 7 है। तो ये छोटा नाम है और ये बड़ा नाम है, तो इसे हम नेगेटिव लेंगे इसकी फोकल लेंथ, और इसकी फोकल लेंथ लेंगे पॉजिटिव इन द केस ऑफ मिरर एंड लेंस। सेम टू सेम डिटो इधर यूज़ करेंगे। एबोनाइट एक बड़ा नाम है और ग्लास एक छोटा नाम है। तो एबोनाइट की रोड बेटा कैसी हुई, तो आप कहोगे सर नेगेटिव, और ये छोटा नाम है तो कैसे, पॉजिटिव। अब हम हमारा कंसेप्ट लगा लेंगे कि नेगेटिव वही होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आते हैं। व्हेन एबोनाइट रोड रब विद द फर या स्किन ऑफ कैट, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम स्किन टू रोड। एबोनाइट की रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि इसे नेगेटिव होना तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और व्हेन ग्लास रोड इज रब विद द सिल्क क्लॉथ, तो ग्लास की रोड को पॉजिटिव बनना है, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। तो ये केस आपको फाइनली याद रखने, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं आपसे कि इलेक्ट्रॉन किससे किस पे ट्रांसफर होंगे। तो एबोनाइट खुद नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन आएंगे इस पर। ग्लास की रोड पॉजिटिवली चार्जेड होती है तो इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रूट टू द सिल्क। तो हमने बेसिक लिया कि व्हाट यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन। इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन किसने स्टडी किया इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन के बारे में, तो यू से दैट सर थैलस। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन, बाई रबिंग्स ऑब्जेक्ट आर इलेक्ट्रिफाइड, दिस फिनोमिना या दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन। इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन में रियलिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट्स आर चार्जड या यू से दैट इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रिफाइड। तो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगे। इस पे एक पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरे के ऊपर उतना का उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए बी पर, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए बी पर, तो ए एक्वायर चार्ज +3e एंड बी एक्वायर, बी के ऊपर चार्ज आया -3e। बिफोर रबिंग, हम आगे जब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देन वी स्टडी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के कंजर्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चार्ज का कंजर्वेशन देखो इधर भी लग रहा है। बिफोर रबिंग ए न्यूट्रल था और बी भी न्यूट्रल था, ए पर भी कोई चार्ज नहीं था और बी पर भी कोई चार्ज नहीं था, लेकिन रब करने से ए पर +3e चार्ज आ गया तो बी पे -3 चार्ज आ गया। बिफोर रबिंग ए पे कोई चार्ज नहीं था, बी पे भी कोई चार्ज नहीं था, तो टोटल चार्ज 0 + 0 यानी 0 था। ये रब करने से पहले की कंडीशन है। आफ्टर रबिंग ए के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा बी पर उतना का उतना नेगेटिव चार्ज आएगा, तो टोटल चार्ज अब भी बेटा 0 है और पहले भी 0 था। इट मीन्स वी ओनली शिफ्टिंग द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। हम केवल क्या कर पाते हैं, सिस्टम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को शिफ्ट करते हैं, हम नया चार्ज कोई भी क्रिएट नहीं करते। तो बाई फ्रिक्शन बॉडी आर इलेक्ट्रिफाइड, दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन में 2 कंसेप्ट प्रॉपर चल रहे हैं, एक चार्ज का कंजर्वेशन चल रहा है, एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज चल रहा है। सर ये क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? मैं ऐसे बोल दूं कि ए से 1 इलेक्ट्रॉन बी पे ट्रांसफर हुआ, आप कहोगे यस सर हो सकता है। मैं कहूँ 2 ट्रांसफर हुए, तब भी आप मान लोगे हुए सर। 3 ट्रांसफर हुए, तब भी आप कह दोगे ठीक है ओके सर। लेकिन इफ आई से दैट 2.5 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 2.5 कैसे हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन या तो 1 जाएगा या 2 जाएंगे। 2.5 यानी 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2 गए और 1 आधा गया, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। इट मीन्स चार्ज हमेशा आपको मिलेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई का मिलेगा आपको इंटीग्रल मल्टीपल 1e 2e 3e 4e ne, ऐसे मिलेगा आपको।
ये n जो नंबर है ना, इट इज़ ए इंटीग्रल नंबर, एक इंटीजर नंबर है ये, 1 2 3 4 5, ये कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसे आगे डिटेल में पढ़ लेंगे हम। और चार्ज करने के मेथड कौन से? मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के मेथड, इसके मेथड प्रॉपर हैं 3। एक होता है बाई फ्रिक्शन, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। बाई फ्रिक्शन में हमने देखा कि हम बॉडी को रब करेंगे, एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करेंगे, तो एक पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरे के ऊपर उतना का उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाई फ्रिक्शन। और दूसरा होता है बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन, और एक होता है बाई इंडक्शन। ये तीनों नाम बेटा प्रॉपर याद कर लें आप। कंडक्टर को, कंडक्शन को इंसुलेटर, इंडक्शन को इंसुलेटर नहीं कह सकते। इंडक्शन एक फिनोमिना है। इंडक्शन में क्या होता है, इसमें तो जैसे हमने एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब किया, जबकि जो कंडक्शन है उस कंडक्शन के अंदर क्या करेंगे, एक कंडक्टर होगा जिसके पास चार्ज होगा, दूसरा उसके नियर बाई एक कंडक्टर ले आएंगे और उसको कॉन्टैक्ट बनाएंगे उनमें। और इसमें होता है विदाउट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे इसमें, इसमें दूरी पे रखेंगे। जैसे फर्स्ट में हमने क्या किया, एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब किया, खूब रगड़ा, उनको पास में भी ले आए और खूब उनको आपस में रब भी किया। बट इन द कंडक्शन केवल हम टच करेंगे और इसमें टच भी नहीं करेंगे। सेकंड देखिए आप, सेकंड में आपको बता रहा हूं बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन। मान लेते हैं हमारे पास एक ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर, बेटा एक कंडक्टर और इंसुलेटर में आपको फ़र्क है, पता है कि कंडक्टर को हम जहाँ चार्ज देते हैं वो चार्ज उस पर फ्लो हो सकता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है उस पर चार्ज। जबकि इंसुलेटर के केस में यदि हमने चार्ज दिया तो वो वहीं रह जाएगा जहाँ हमने उसको दिया है। तो बाई कंडक्शन में हम पढ़ रहे हैं कि बाई कंडक्शन क्या होगा, अगर एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हमने पॉजिटिवली चार्जड कर दिया, बैटरी से कर दिया या फ्रिक्शन से कर, उस बैटरी से कर लिया, मान लो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये ए के पास, और एक इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर रख दिया। सर इंसुलेटर पे क्यों रखा? क्योंकि बेटा आप इंसुलेटर पे नहीं रखोगे, ग्राउंड पे रखोगे तो ग्राउंड खुद एक कंडक्टर है, तो सारा चार्ज है वो ग्राउंड में चला जाएगा, टोटल का टोटल चार्ज, तो ये वापस न्यूट्रल हो जाएगा। ये ए है, पॉजिटिवली चार्जड है। एक दूसरा आइडेंटिकली सेम एक बी लेके आया मैं। आइडेंटिकली सेम मतलब क्या होता है? आइडेंटिकली सेम का मतलब है एकदम इसके जैसा का जैसा, इसकी जितनी कैपेसिटेंस है, शेप, साइज, इसकी नेचर वैसी वैसी इसकी, आइडेंटिकली सेम, डिटो एकदम सेम। ये बी है। ए चार्जड बॉडी है जबकि बी अनचार्जड बॉडी है, ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है। जैसे आप इसके साथ इसका कांटेक्ट बनाओगे, आपने इसको इसके साथ कांटेक्ट किया, जैसे आपने बी का ए के साथ कांटेक्ट किया, तो बिफोर कांटेक्ट ए पे कितना चार्ज था और बी पे कितना चार्ज था? तो बी तो न्यूट्रल बॉडी था, तो उस पर कोई चार्ज नहीं था, उस पर 0 चार्ज था। जबकि इस पे ये मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे 8 कूलम चार्ज था। ऐसे फॉर एग्जांपल माना है मैंने, 8 कूलम चार्ज था, पॉजिटिव प्लस का चार्ज था ऐसा। तो टोटल चार्ज देखो कितना है बेटा, टोटल चार्ज है 8 कूलम। अब जैसे ही आपने इसको कॉन्टैक्ट बनाया, कॉन्टैक्ट बनाने के बाद जैसे ही आप इनको अलग अलग करोगे, तो ये जो बी है ये टोटल चार्ज का हाफ ले लेगा, आधा ले लेगा ये। तो जैसे इन दोनों का कॉन्टैक्ट हटाएंगे आप, तो ए पे 8 कूलम था तो वो 4 कूलम रह जाएगा, और इस पे भी कितना आ जाएगा, 4 कूलम आ जाएगा। तो ये चार्ज हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया सर। जैसे कॉन्टैक्ट बनाने के बाद इनको अलग करोगे तो इस पे प्लस चार्ज रह गया और इस पे भी चार्ज प्लस का आ गया।
ये जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज कंडक्शन। देखो दोनों में फ़र्क क्या है, रबिंग में तो हम क्या करते हैं, उसमें फ्रिक्शन में तो हम रब करते हैं, रगड़ते हैं खूब, और इसमें केवल कॉन्टैक्ट भर बनाते हैं, लेकिन ये कंडक्टर होना ज़रूरी होता है। तो चार्ज इससे फ्लो होकर के इस पे आ जाएगा। आइडेंटिकली सेम होगा तो एकदम बरोबर आएगा, दोनों के ऊपर चार्ज हाफ एंड हाफ आ जाएगा। अगर ये इनकी कैपेसिटेंस अलग होगी तो कैपेसिटेंस के रेशियो में चार्ज आ जाएगा, वो सेकंड चैप्टर में हम सीख जाएंगे। मैंने आपको फ्रिक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी, सेकंड आपको कंडक्शन के बारे में बताया, थर्ड क्या था, थर्ड सर इंडक्शन था। तो बाई इंडक्शन इंडक्शन में क्या होगा, इंडक्शन में हमारे पास यो मान लो एक एबोनाइट की रोड है जिसको हमने स्किन की कैट के साथ रब किया, जिस पे चार्ज आ गया नेगेटिव। ये एबोनाइट रोड है, और रोड ऑफ एबोनाइट, तो ये नेगेटिवली चार्जड है। यहाँ हमारे पास एक कंडक्टर है, यहाँ हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको हमने इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर रख रखा है। ये इंसुलेटेड स्टैंड है एक, इसको हमने इस पे रख रखा है। अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है। इस चार्जर बॉडी एबोनाइट की रोड को इसके नियर बाई ले आओगे तो देयर आर मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर के केस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे आर रिपल बाय दिस नेगेटिव, इस नेगेटिव के द्वारा क्या होते हैं, वो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन का मेजोरिटी हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव पार्टिकल होता है तो वो रिपल हुए, तो इधर इलेक्ट्रॉनों का मेजोरिटी हो गया, इस साइड इलेक्ट्रॉनों का माइनॉरिटी हो गया। तो ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी और बेटा ये साइड है वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर आपने जल्दबाजी कर ली, इसको हटा लिया यहाँ से, तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को फिर न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ये चार्ज नहीं हो पाएगी। तो हमें इसको एक साइड का नेगेटिव हटाना पड़ेगा। एक बार इस रोड को यहीं रखेंगे हम और इसको ग्राउंड कर देंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे। ये ग्राउंडेड किया हमने, ग्राउंड से टच कर दिया, एक वायर दे दिया कंडक्टिव और ग्राउंड के टच कर दिया। तो ये है तो रियलिटी में क्या इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस साइड, क्योंकि इसका नेगेटिव पोटेंशियल है और ये जो ग्राउंड होता है वो जीरो पोटेंशियल पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, देन इस साइड के सारे इलेक्ट्रॉन से इस वायर से होते हुए ग्राउंड में चले जाएंगे। तो दिस साइड बिकम, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन हटे तो हम इसको हटा लेंगे, इस वायर को कट कर देंगे। कट कर देंगे तो हमारे पास ये जो स्पीयर होगा, इस स्पीयर पे अब कौन सा चार्ज रहा, प्लस, इधर प्लस रहा। जैसे आपने इस रोड को दूर किया तो इस प्लस का अट्रैक्शन हट गया उस नेगेटिव से, तो ये पूरी के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, तो पूरी पे फैल जाएगा। इसमें सीखने वाली कौन सी चीज़ है, सीखने वाली चीज़ बेटा ये है कि इसमें कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हैं, उसके नियर बाई ले आते हैं। नियर बाई ले आएंगे, नेगेटिव ले आएंगे तो इस साइड पॉजिटिव बन जाएगा और इस साइड नेगेटिव बन जाएगा। इस साइड को ग्राउंड कर दो तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में चले जाएंगे। अब इस रोड को हटाओगे तो ये जो पॉजिटिव बचा है वो पूरे पे सेपरेट हो जाएगा। जस्ट इसके अपोजिट, अगर आप एक ग्लास की रोड लेके आओगे इसके पास, किसकी रोड लेके आए, ग्लास रोड, और ग्लास रोड आपको पता है कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्जड होती है। इसके पास वही है, आपने कंडक्टर स्पेयर रखा, कंडक्टिव स्पेयर रखा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है इस बार इधर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये साइड नेगेटिव हो जाएगी और ये साइड बेटा पॉजिटिव हो जाएगी। इस साइड को ग्राउंड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से जाकर के इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, इस साइड वाले को, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ये चार्ज हट गया यहाँ से। अब आप इसको हटा लो, इसको हटाओगे तो अब इस पे नेगेटिव रह गया तो पूरी पे नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्जड हो जाएगा ये कंडक्टर। तो हमारे पास मेनली तीन चीज़ें थी। चार्जिंग के मेथड कौन कौन से हैं, तो बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में रब करते हैं बॉडी का, खूब कांटेक्ट बनाने के साथ खूब देर तक कांटेक्ट रखते हैं उनको, रब करते हैं उनको। और दूसरा बाई कंडक्शन, ओनली इंस्टेंटली कांटेक्ट बनाओ और हटाओ। और थर्ड विदाउट एनी कांटेक्ट, बाई इंडक्शन।
आप केवल सिंगल लाइनें याद रखें क्योंकि अभी ये बेसिक चल रही है। एक तो ये नाम याद रख लें आप। फ्रिक्शन में क्या करते हैं हम, रबिंग करते हैं, बाई रबिंग। बॉडी आर इलेक्ट्रीफाइड ड्यू टू द रबिंग, बॉडी आर इलेक्ट्रीफाइड ड्यू टू कॉन्टैक्ट और विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। इसमें कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हैं, इसमें कॉन्टैक्ट बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, रब करते हैं। अब हमने ये देखा कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे या इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की जैसे शिफ्टिंग होगी तो बॉडी आर इलेक्ट्रीफाइड। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पे जितना पॉजिटिव आएगा उतना इस पर नेगेटिव आ गया। तो जैसे ही किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है, देन इट्स डेवलप ए करेक्टरिस्टिक्स करेक्टर। इसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाता है लाइट वेट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको अट्रैक्शन करने का। तो वी से दैट कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी दैट इज एक्वायर बाय द रबिंग, बाय द कंडक्शन, बाय द कॉन्टैक्ट या विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल कैपिटल क्यू भी काम में लेते हैं और स्मॉल क्यू भी काम में लेते हैं। अगर सिस्टम पे आपको टोटल चार्ज निकालना है देन यू यूज़ कैपिटल क्यू। आपको पर्टिकुलर किसी चार्ज की बात करनी है देन यू से दैट स्मॉल क्यू। द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैपिटल क्यू अदरवाइज स्मॉल क्यू। पर्टिकुलर चार्ज है तो स्मॉल क्यू ले लेंगे, अगर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालनी है ऑन द सिस्टम देन वी यूज़ द कैपिटल क्यू। आपने 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो बेटा यहाँ से Q क्या आया, Q इज इक्वल टू आई टी। वैन यू स्टडी अबाउट द SI यूनिट्स देन यू से दैट कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। अब दो फंडामेंटल का आपस में गुणा हुआ है, मल्टीपल हुआ है, फिर चार्ज आया, इट मीन्स चार्ज इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज इज डेराइव्ड क्वांटिटी। चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, डेराइव्ड, जो दो फंडामेंटल को आपस में गुणा करके निकाली गई है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में फर्स्ट सिंबल कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं और स्मॉल क्यू भी ले सकते हैं। और हमने ये जाना कि चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी। दो फंडामेंटल को यूज करके इसको बनाया गया। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट की बात करें तो यूनिट देखो आपको कौन कौन सी याद रखनी है। एक तो आपको रखनी है SI यूनिट, एक तो आपको SI यूनिट, और दूसरी बेटा आपको CGS यूनिट। थर्ड आपको इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, स्मॉलेस्ट यूनिट लेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, फ्रैंकलिन ही लेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट लेंगे। और एक हम इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट पढ़ेंगे। मैग्नेटिक चैप्टर में कौन सी काम में लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और एक हम लेंगे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बिल्कुल लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो इनके ऐसे कोटेशन बना के याद रखोगे कि ऐसा यूनिट कौन सी होती है, CGS यूनिट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, EMU क्या होता है, लार्जेस्ट क्या होती है, और इनके इंटर रिलेशन आपस में कौन से हैं। तो वन बाय वन बात करते हैं अपने। द SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डेराइव्ड क्वांटिटी। Q इज इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला बना था IT। I का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का होता है सेकंड। एम्पियर इनटू सेकंड को SI में बोला गया कुलम, कुलाम। इसको कुलम भी बोलते हैं और कुलाम भी बोलते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ फिजिसिस्ट, एक फिजिसिस्ट साइंटिस्ट है, उनके नाम के उनके रिस्पेक्ट में रखा गया। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देन यू से दैट सर कुलम, और कुलम का बेटा सिंबल होता है वो C होता है।
ये कुलाम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके आगे रूल आएंगे, उनकी रिस्पेक्ट में इसका ऐसा यूनिट रख दिया गया। सेकंड, इसका सीजीएस यूनिट कौन सा है? द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस चैप्टर कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो सीजीएस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, शॉर्ट में इसको लिखते हैं ESU। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रैंकलिन। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन बोलते हैं। फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट था यूएसए का, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले ये बताया कि चार्ज की जो पोलैरिटी होती है वो दो टाइप की होती है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेम्ड बाय द बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन एक यूएसए के फिजिशियन थे, तो उनके रिस्पेक्ट में चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो रखी गई फ्रैंकलिन। जो सीजीएस यूनिट है ना बेटा, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इसके दो नाम हैं, एक तो इसका है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट बोलो जरा कौन सी? ऐसा यूनिट, देन यू से दैट सर कूलम। सेकंड सीजीएस यूनिट, सर दो नाम है इसके, बताओ कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रैंकलिन। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। इन दोनों में एक इंटर रिलेशन होता है, वो मेरे साथ आप नोट भी कर लें, उसको लर्न भी करना है। 1 कूलम इज 3 × 10⁹ ESU। एक कूलम में इतने ESU होते हैं। थर्ड, मैंने आपको 3 कोटेशन दिए थे, तो 3 चीज़ें तो आपके इधर क्लियर हो गया। कौन कौन सा क्लियर हुआ देखो? ऐसा यूनिट आपका क्लियर हुआ, कौन सा बोलो? कूलम। सीजीएस यूनिट कौन सी हुई बोलो? आपका हो गया सर ESU। ओके, ESU का दूसरा नाम बताइए, देन यू से दैट फ्रैंकलिन। कूलम भी एक साइंटिस्ट का नाम है, फ्रैंकलिन भी एक साइंटिस्ट का नाम है। और स्मॉलेस्ट यूनिट साथ में आपकी क्लियर होगी कि फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, अब बात करते हैं लार्जेस्ट यूनिट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में आ जाते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जब हम जाएंगे मैग्नेटिज्म में जाएंगे तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमने लिया EMU। EMU का पूरा नाम क्या है बेटा? तो आप कहोगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज ग्रुप ऑफ 10 कूलम। जैसे हम कोई भी चीज़ 12 होती है तो उसे हम एक डजन बोलते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ 10 कूलम इज नोन एज EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये बड़ा प्रॉपर यूनिट है। जब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ में कई बार चार्ज का लेना होगा, तो वहाँ चार्ज का हम कूलम नहीं लेंगे, वहाँ एक प्रॉपर यूनिट लेंगे EMU। तो हमारे पास 3 चीज़ें हुई देखो, एक आपका हुआ कूलम, दूसरा आपका हुआ ESU, और एक आपका हुआ EMU। कूलम ऐसा यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, और ये मैग्नेटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। इन तीनों का क्या ऑर्डर होता है? तो EMU इज ग्रेटर देन कूलम एंड कूलम इज ग्रेटर देन ESU। ये ऑर्डर होता है इनका। अब तीनों के इंटर रिलेशन लिख लेते हैं इधर आप। 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम। दूसरा रिलेशन आपके पास आया कि 1 कूलम हैव 3 × 10⁹ ESU। ओके, अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 EMU में कितने ESU होते हैं, तो हम क्या करेंगे? इधर ध्यान देंगे। 1 EMU में कितने होते हैं? 10 कूलम। तो ये तो 10 तो है ही, और 1 कूलम को शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि 1 कूलम में इतने होते हैं ESU। तो 10 × 3 × 10⁹ तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 EMU इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 ESU। ओके,
अब अगली यूनिट की बात करते हैं। अगला यूनिट कौन सा? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो फैराडे बोलते हैं इसको, फेराडेज। फेराडेज भी साइंटिस्ट का नाम है। 1 फेराडेज में कितने कुलम होते हैं? तो 96,500 कुलम। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट है। एक फेराडेज होता है, एक फेरेड होता है। फेरेड कैपेसिटेंस के केस में लेंगे, इधर हम फेराडे लेंगे। तो हमारे पास निकल करके ये चीज़ें आई, कुलम एसआई यूनिट, ईएसयू सीजीएस यूनिट। मैग्नेटिक के चैप्टर में कौन सी लेंगे सर? ईएमयू लेंगे। फ्रैंकलिन इसी का नाम है। और फिर हमने लार्जेस्ट यूनिट के बाद में बात की फेराडेज। तो यूनिट के बाद हमने दो चीज़ें सीखी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी, इट इज़ नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल नहीं है, ये डेराइव्ड है। और सेकंड हमने ये सीखा कि इसका जो सिंबल होता है या इसका जो नोटेशन होता है वो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू होता है। और इसके बाद हमने इसकी यूनिट की बात की। तो यूनिट हमने प्रॉपर सीख ही ली कि इसको हम मेनली कौन सी यूज़ करेंगे, तो मेनली हम कूलम यूज़ करेंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ। यहाँ से धीरे धीरे आपका चैप्टर है वो डेप्थ में चला जाएगा। कूलम का रूल आ जाएगा उसके पहले बाद में। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज की वैसे तो प्रॉपर्टियां तो खूब है, लेकिन बेसिक आपके एनसीईआरटी में 3 लगती है, तो एक बार हम 3 की ही चर्चा करेंगे। There are 3 basic properties of electric charge. First, electric charges are follow the algebraic addition, या इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं इस चीज़ को। इलेक्ट्रिक चार्जेस एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड कैसे करते हैं आपस में? फिजिक्स में जो एडिशन होता है ना, वो तीन तरह के एडिशन लेते हैं हम। कौन कौन से लेते हैं सर? तो एक तो होता है स्केलर का, और दूसरा भी स्केलर का होता है। तो इसमें क्या फ़र्क है सर? बेटा ये स्केलर वो होती हैं जो ऑलवेज पॉजिटिव, लाइक एज मास स्केलर है लेकिन हमेशा पॉजिटिव होता है मास। और रेजिस्टेंस होता है वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी पॉजिटिव है। तो मैंने 3 नाम लिए, काइनेटिक एनर्जी, रेजिस्टेंस और मास। दे आर स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और हमेशा पॉजिटिव होंगी। और दूसरी कुछ स्केलर क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो स्केलर होने के साथ साथ पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। हमारा चार्ज उसमें आता है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी, इट मे बी पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा एक, फ्लक्स इज ए स्केलर, इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, लाइक एज पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा आगे। तो एक बार हम बात करते हैं कि स्केलर, कुछ स्केलर ऐसी होती है जो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कुछ स्केलर ऐसी होती है जो पॉजिटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी होती है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। दे ओबे टू द एल्जेब्रिक एडिशन। इनका एक नॉर्मल एडिशन होता है। जब इनको एडअप करते हैं तो देन वी यूज द नॉर्मल मैथ, सिंपल मैथ से इनका ऐड कर देते हैं। व्हेन वी यूज द स्केलर क्वांटिटी, दे मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देन वी यूज द एल्जेब्रिक एडिशन। तब हम कौन सा यूज करेंगे? एडिशन लेंगे, लेकिन एल्जेब्रिक लेंगे। वही आपको जानना है कि एल्जेब्रिक एडिशन सर कौन सा होता है। और दूसरा तो आपको कैटेगरी पता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के केस में हम क्या करेंगे? वेक्टोरियल सम करेंगे। तो इधर जो हमारा आता है वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज इस ग्रुप में है। ये स्केलर होने के साथ साथ प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जब भी आप एडिशन करें, देन वी फॉलो टू द एल्जेब्रिक एडिशन। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में हम क्या लिखेंगे? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस।
according to this property of charge, if you find out the total charge on any system, like as there are many charges in the system, एक system में there are many charges in it, like as Q1, Q2, Q3 and Qn. फॉर एग्जाम्पल पहला जो चार्ज है वो आपका है +2 कूलम, सेकंड चार्ज आपका जो है वो है -3 कूलम, और थर्ड जो चार्ज है वो आपका है +5 कूलम, और फोर्थ चार्ज मान लेते हैं हम ये है 1 कूलम. इफ यू फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम, देन व्हाट यू डू, you make the plus of all charges they are present in this system, Q1, Q2, Q3 and Q4. बेटा जब आप एल्जेब्रिक एडिशन करते हो ना, तो Q1 का वैल्यूज कितना है +2 कूलम, देन वी यूज हेयर 2 कूलम, प्लस Q2 कितना है, Q2 -3 लिया मैंने, तो आप इधर एक बार ब्रैकेट के अंदर माइनस को यूज करेंगे, प्लस Q3 कितना माना था हमने +5 कूलम, तो 5 लिख दिया, और प्लस Q4 कितना है 1 कूलम. तो चार्ज का जब आप एल्जेब्रिक एडिशन करते हो तो इन ब्रैकेट के बीच में तो प्लस आ जाएगा, लेकिन विद साइन आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, जो प्लस है उसको प्लस लिख दो और माइनस है उसको माइनस लिख दो. इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एडिशन. अपनी पॉलिटी के साथ आएंगे वो Q. अब टोटल 2 कूलम, -3 कूलम, +5 कूलम और +1 कूलम. अब देख लो टोटल कितना हो गया, 5, 6, 7, 8 -3, इट मीन्स 5 कूलम पॉजिटिव. इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एडिशन. तो एल्जेब्रिक एडिशन देखें क्या है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इफ यू फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑन एनी सिस्टम, देन यू मेक द एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ द ऑल चार्जेस दे आर प्रेजेंट इन द सिस्टम्स. सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उनका एल्जेब्रिक एडिशन करो. सर ये एल्जेब्रिक एडिशन क्या होता है, तो एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब है कि जब भी आप चार्ज को एडअप करें, देन यू यूज द प्रॉपर पॉलिटी ऑफ चार्जेस. चार्ज प्लस का है तो प्लस यूज करें, माइनस का है तो माइनस यूज करें. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं. नेक्स्ट सेकंड, इलेक्ट्रिक चार्ज is a conservative quantity. तो आप चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, तो फिर चार्ज को क्या कर सकते हो, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग की जा सकती है. चार्ज की चार्ज इज नॉट क्रिएट एंड नॉट डिस्ट्रॉयड. चार्ज को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. स्टेटमेंट सीखेंगे, लेकिन एक बार बाय एग्जांपल देखते हैं. जैसे उस टाइम मैंने आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया था कंजर्वेटिव को. ये आपका कोई भी एक रोड है, ग्लास का या एबोनाइट का, ले ही लेते हैं. ये ग्लास का रोड है और ये सिल्क क्लॉथ है. बिफोर रबिंग इस पे भी चार्ज 0 है, इस पे भी चार्ज 0 है. तो बिफोर रबिंग जो चार्ज है, इनिशियली जो चार्ज है, दैट इज 0. आफ्टर रबिंग क्या सीन हो गया था, आफ्टर रबिंग इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम सिल्क टू इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम सिल्क टू ग्लास रोड. सिल्क से ग्लास की रोड पे ट्रांसफर हो गए थे. अगर इस पे -3e आया, +3e, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास टू सिल्क. ग्लास की रोड से शिफ्ट होंगे किस पर, सिल्क पर. तो इस पर बेटा, इस पर इससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए इधर, तो इस पे चार्ज आ गया +3e, तो इस पे चार्ज आया -3e. अब टोटल चार्ज देखें कितना है, तो आफ्टर रबिंग फाइनल चार्ज कितना है, फाइनल इस पे है सर +3e. एल्जेब्रिक एडिशन बनाऊं, प्लस -3e, देन व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, +3e, और ये प्लस माइनस आपका बन जाएगा -3e. इट मीन्स नेट इज 0. इसका मतलब हमें न कोई फायदा हुआ न कोई लॉस हुआ. हाँ, बॉडियों ने एक्वायर कर लिया चार्ज, बट ऑन दिस सिस्टम चार्ज इज बिफोर रबिंग 0 एंड आफ्टर रबिंग 0. हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि
इफ देयर इज सिस्टम इज आइसोलेटेड, सिस्टम कैसा हो, आइसोलेटेड। तो इस वर्ड को जान ले कि आइसोलेटेड क्या होता है। आइसोलेटेड का मतलब होता है ए सिस्टम इज नॉट कनेक्ट विद द अदर्स, एक सिस्टम ऐसा है जो किसी के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेनिंग कांस्टेंट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज नोन एज कंजर्वेटिव क्वांटिटी ऑफ चार्ज। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कंजर्वेटिव क्वांटिटी, तो चार्ज कंजर्व रहेगा। इसका मतलब क्या है, इफ देयर इज ए सिस्टम एंड सिस्टम एन आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम एक आइसोलेटेड है, देन टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इसे हम स्टेटमेंट में ऐसे लिख लेंगे, इफ ए सिस्टम एन आइसोलेटेड then total charge on this system, total charge on this system यानी आइसोलेटेड की बात है, this system remains constant, remains constant। इसे हम सिंबल में ऐसे लिख लेंगे, मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, अगर किसी सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज है, इसमें nth चार्ज पार्टिकल मान लिए मैंने, तो टोटल जो आएगा n सभी का सम जो आएगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर पहले जीरो है तो बाद में भी टोटल जीरो आएगा, पहले यदि 5 कूलम है तो बाद में भी उस पर 5 कूलम ही रहेगा। If a system is an isolator, then total charge on the system remaining constant if you use any process inside the system। सिस्टम में कोई सा भी आप प्रोसेस यूज कर लो तो उसका जो टोटल चार्ज है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ, उसकी शिफ्टिंग हो सकती है वन साइड टू द अनदर साइड। इसका बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम, जो आपको फिजिक्स सेकंड में भी काम आएगा। ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है 92-235 प्लस इस पे न्यूट्रॉन डाला हमने 0n1, देन यूरेनियम से हमें मिला बेरियम और क्रेप्टॉन, इट इज़ कन्वर्ट इनटू बेरियम एंड क्रेप्टॉन। ये न्यूक्लियर फिजन का इक्वेशन लिखा है मैंने, इसका ये नंबर होता है 56 और ये नंबर होता है 36। बेरियम 56 और क्रेप्टॉन 36, इसका ऊपर का नंबर होता है 144 और इसके ऊपर का जो नंबर होता है वो होता है 89 प्लस इस फिनोमिना में 3 इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, सॉरी 3 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं, 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। व्हेन न्यूट्रॉन इज कोलाइड विद द यूरेनियम न्यूक्लियस देन प्रोडक्ट आर बेरियम एंड क्रेप्टॉन, इन दिस प्रोसेस 3 न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो इमिटेड। अब हमें इसमें प्रूफ करना है कि इसमें चार्ज का कंजर्वेशन रहा है इन दिस प्रोसेस। इसको बाई एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल हमने यूरेनियम का लिया, तो यूरेनियम यहां जो होता है ना ये नंबर, दिस नंबर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस वैल्यू इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपको ये प्लेस वैल्यू बताती है। और क्या बताता है, इन द केस ऑफ न्यूक्लियस इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दीज आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आपके बेटा प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं। और प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज जो भी न्यूक्लियस पे आएगा तो वो किसके कारण आएगा, प्रोटॉन के कारण आएगा। तो इस पे जो चार्ज है उस चार्ज का अमाउंट कितना है, तो 92 कूलम नहीं होगा, 92 प्रोटॉन के बराबर होगा। तो इसका जो टोटल चार्ज है वो है 92e। इसका चार्ज कितना है, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है तो +0। तो ये जो रिएक्टेंट है यूरेनियम और न्यूट्रॉन, इनका जो टोटल चार्ज बना वो कितना बना, 92e। अब जो ये प्रोडक्ट आए हैं इन प्रोडक्ट्स का हम चार्ज देखते हैं तीनों का कितना है। इसका कितना है, तो आप कहोगे सर यहाँ 56 लगा हुआ है, इसका मतलब इसका है 56 × E। ओके शाबाश। इसका कितना है +36e। इसका हर एक का 0 है तो 3 का भी 0 + 0 + 0, तो ये 0। तो अब टोटल चार्ज कितना हुआ, 56 + 36 तो देन 92e।
तो बिफोर दिस प्रोसेस टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम इज 92E, आफ्टर दिस प्रोसेस द टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम इज 92E। इट मीन्स हमें चार्ज का न तो कोई फायदा हुआ न इसका कोई लॉस हुआ। इट मीन्स चार्ज कंजर्व रह गया बेटा, जितना था उतना का उतना रह गया। तो सर इसका क्या हुआ बेटा, इसको ऐसे समझें कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम था, उस सिस्टम के अंदर यहाँ चार्ज था 92E। हमने क्या किया, कोई इंटरनली एक प्रोसेस किया, उस प्रोसेस से ये जो 92 एक जगह था ना, उसको हमने क्या कर दिया, एक जगह 56E कर दिया और दूसरी जगह हमने 36E कर दिया। बट टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम रिमेनिंग कांस्टेंट बिकॉज दिस सिस्टम टेक एज ए आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम को हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम माना। सेकंड पे थर्ड पे आते हैं। थर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इससे क्वेश्चन पूछते हैं भाई, इंपॉर्टेंट मान के चलें आप इसको। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये इसकी चर्चा वैसे वैसे 20-20 में हो चुकी है, हमें केवल उसको एक्सप्लेन ही करना है। चार्ज कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता। चार्ज ऐसे पॉसिबल नहीं है कि चार्ज 1E समझ में आता है, 2E समझ में आता है, ऐसा हो सकता है, 3E समझ में आता है, ये हो सकते हैं चार्ज। बट मैं लिखूं 1.1E तो ये बेटा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन गया और एक उस इलेक्ट्रॉन का 10वां हिस्सा गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये नंबर्स कैसे आएंगे, ई के साथ जो मल्टीपल आएगा वो इंटीग्रल नंबर्स आएंगे, इंटीजर आने जरूरी होते हैं। तो 1.1 इज नॉट पॉसिबल, 1.2E नॉट पॉसिबल, 1.3E नॉट पॉसिबल, या कोई भी E का जो मल्टीपल होगा वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होना जरूरी है। तो व्हेन चार्ज इज शिफ्ट फ्रॉम या ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, देन इट इज ऑलवेज शिफ्टिंग इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। जब भी चार्ज आएगा किसी पर, ट्रांसफर होगा, शिफ्ट होगा, तो E का कैसा नंबर होगा, ये इंटीग्रल नंबर होगा। N क्या है यहाँ, N एक नंबर है, ये 1, 1, 2, 3 ऐसा कोई भी इंटीग्रल हो सकता है। तो सर आपने प्लस और माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बेटा ये चार्ज प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, तो इसकी पोलरिटी है बेटा प्लस भी और माइनस भी। इससे क्या क्या ये क्या चीज़ है, ट्रांसफर अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज एक्वायर बाय एनी बॉडी, और चार्ज की जो शिफ्टिंग है, चार्ज का अमाउंट है, ये किसी सब्सटेंस पे चार्ज कितना है। व्हाट इज दिस दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं। और व्हाट इज दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये चार्ज प्रोटॉन का भी लिया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन का भी लिया जा सकता है। इसका फिक्स वैल्यू होता है, वो आपको लर्न है। ई का वैल्यू कितना होता है, तो ई का वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का अमाउंट, देख लो कितना है, इतना 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, 10 का पावर माइनस 19 कूलम। हमने कहा 1E चार्ज पॉसिबल है, यस, 2E चार्ज पॉसिबल है, यस, 3E चार्ज पॉसिबल है, यस। तो इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, 1E का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ये पॉसिबल है। क्योंकि ये जो नंबर आ रहे थे ना, ये इसको हम E लिख रहे थे, और जो ये E होता ना, E इज द क्वांटा ऑफ चार्ज। इसके दो बड़े फेमस क्वेश्चन है कि राइट द वैल्यू ऑफ क्वांटा ऑफ चार्ज। मैं क्वांटा की बात कर रहा हूँ। क्वांटा क्या होता है सर? क्वांटा होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द क्वांटा ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटीज के क्वांटा कहलाते हैं वो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जितनी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, उसे हम उस फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटा बोलते हैं। तो व्हाट इज द क्वांटा ऑफ चार्ज, देन यू से दैट ई, जो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। या इस पे ऐसे पूछते हैं मिनिमम possible value of electric charge, then you say that 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 कूलम E। क्या ऐसा चार्ज पॉसिबल है?
आप कहोगे यस सर। तो बेटा इसकी पहला तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस एन ई। अगर आपको मैथमेटिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखना हो तो आप ये लिखें। सेकंड, इससे आप ये सीखें कि व्हाट इज ई। ई इज क्वांटा ऑफ चार्ज, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज ई। ई का न्यूमेरिक वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ओके। और सेकंड, आपको कोई भी चार्ज दिया हो यदि इफ इन द फॉर्म ऑफ ई, तो आप यहाँ का इंटीग्रल चेक कर लो। ई का दिया हो तो आप ई का इधर देखोगे 1 2 3 4 5 होना चाहिए। अगर आपको चार्ज दिया हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये चार्ज पॉसिबल है क्या, तो इस बार इसके पीछे ई नहीं दिया हुआ, कूलम दिया हुआ है। तो ये जो भी वैल्यूज आपको मिला है दैट इज डिवाइड बाई ई। ई यानी 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। इसका डिवाइड करके देख लें आप। अगर इसका डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, जैसे पूरा गया, कितने नंबर आए 4 ही बन गया ही, तो ये पॉसिबल है। तो ई में दिया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ई का आगे का गुणा देख लो कितना है, 1 2 3 4 5 ऐसे होने जरूरी है। अगर आपको किसी कुलम में दिया हुआ है देन इट इज डिवाइड बाई द क्वांटा ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। तो इसे आप कन्वर्ट कर लें ई की फॉर्म में, फिर इंटीग्रल लाना जरूरी होता है। तो हेयर वी डिस्कस अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। फर्स्ट, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एल्जेब्रिक एडिशन होगा। सेकंड, हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इफ सिस्टम इज एन आइसोलेटेड सिस्टम देन टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम इज रिमेनिंग कांस्टेंट। एंड थर्ड, quantization of charge. When charge is transferred from one body to the another body, then it is always shifting in the integral multiple of E. E की फॉर्म में हो गए। What is E? तो E के दो नाम है, ये क्वांटा ऑफ चार्ज है और दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज भी है। क्वांटा ऑफ चार्ज भी है और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ भी चार्ज है। ओके बेटा, आज हमने बेसिक किया, तो इसको मेरे साथ बने रहें आराम से, और बेस्ट ऑफ लक यूर, लगे रहें, तैयारी करें। ओके।